स्टूडियो 178 में और मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी। आज हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जिसने खुद को बाद में रख हमेशा समाज सेवा में अपना कदम आगे बढ़ाया है। जी हां, मैं बात कर रही हूं एंग्री मैन की। एंग्री मैन के साथ साथ जो सदर बाजार फेस्टा के चेयरमैन हैं, इसी के साथ वो नेशनल अकाली दल के प्रेसिडेंट भी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं परमजीत सिंह पम्मा की। सर, तो आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ। सबसे बड़ा मेरा बिजनेस है। उसके साथ साथ मैं लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उठा रहा हूँ। हमेशा क्या होता है कि लोगों की समस्या तो होती है मगर उसको कोई उठाता नहीं है, बोलता नहीं है। इस प्रकार वह समस्या दबी रहती हैं और लोगों की जो बात होती है वो सरकार तक पहुंच नहीं पाती, समाज तक पहुंच नहीं पाती, प्रशासन तक पहुंच नहीं पाती। इसको लेकर मैं लगभग 31 वर्षों से इसी प्रकार लोगों की आवाज़ उठाता आ रहा हूं और आगे भी इसी प्रकार उठाता रहूँगा। चाहे मुझे एंग्री मैन कोई कहे या कुछ भी कहे, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि जब मुझे एंग्री मैन का खिताब मिला तो जब लोगों को कहीं लगता है कि किसी को कह दो कि तुम बड़ा गुस्से वाला इंसान है तो वो और गुस्सा हो पड़ता है। मुझे खुशी होती है कि मेरे एक एंग्री मैन के नाते लोगों की जो समस्या है, लोगों की आवाज़ है, लोगों की जो दिक्कतें हैं वो सरकार और समाज तक पहुंचती हैं। आपको एंग्री मैन का खिताब मिले 10 साल हो गए हैं और आज तक ये खिताब 10 साल से कोई और अपने नाम नहीं कर पाया है। और जैसा हमने सुना है कि अभी तो आपको देश के लेवल तक ही ये खिताब मिला है और आगे भी जैसे बात चल रही है वैश्विक स्तर पर आपको ये खिताब दिए जाने की बात चल रही है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे पहले भी नहीं पता था कि ये खिताब जो मुझे मिलेगा, क्योंकि मुझे तो एक फ़ोन आया, उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई और उसके बाद पता लगा सोशल मीडिया और बीबीसी ने ये डिक्लेयर किया कि मुझे एंग्री मैन का खिताब मिला 2015 में। 10 वर्षों से ये खिताब मेरे पास जो है वो उसका कारण ये है कि समाज में हर कोई ये चाहता है भगत सिंह हो, मगर भगत सिंह पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो। भगत सिंह को कहाँ ढूंढा जाता है? 2 जगह ढूंढा जाता है, किताबों में या फिर फिल्मों में। उसके अलावा भगत सिंह को कहीं नहीं ढूंढा जाता। अगर भगत सिंह को अपने अंदर ढूंढ लेंगे तो आप भी समाज के हित के लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर मैं सोचूं कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, मेरे परिवार से नहीं जुड़ती हुई चीज़, मेरे व्यापार से नहीं जुड़ती हुई चीज़, मैं क्यों उठाऊं? नहीं, मुझे लगता है अगर कोई बच्चों की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, किसानों की समस्या है, फौजियों की समस्या है या किसी प्रकार भी मुझे लगता है इन समस्याओं के ऊपर मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहा हूँ। क्योंकि ये 10 सालों से जिस प्रकार ये खिताब मेरे पास है, तो मैं ये कहता हूँ ये प्रभु की कृपा ही है, वरना नहीं तो 1 साल भी किसी के पास नहीं रहता है। इनमें इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग कहते हैं भी ये खिताब हमें मिलना चाहिए, हम भी कुछ करें। मगर लोगों में ये है कि कोई किसान होगा तो किसानों की आवाज़ उठाएगा, कोई व्यापारी होगा व्यापारियों की उठाएगा, किसी की बच्चे की समस्या होगी उनकी उठाएगा। मगर मैंने ये नहीं देखा कि क्या समस्या किसकी है, क्या किससे किसको नुकसान हो रहा है, क्या है। मैंने उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया है। मैंने चाहे किसानों की, जवानों की, व्यापारियों की, चाहे वो बच्चों के ऑनलाइन गेमों की, इस प्रकार की समस्याओं को भी मैंने प्रमुख रूप से लिया है। जब दालें महंगी हुई देश में तो मैंने अपना दिल्ली में जगह जगह दालें बेची। जब प्याज महंगे हुए मैंने प्याज बेचे। जब और कोई बात हुई समाज के हित के लिए तो मैंने उसके लिए खड़ा। आतंकवाद की बात हुई तो मैं देश के हित में खड़ा हुआ और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन धरने दिए। मैंने इसको नहीं देखा कि इस पे क्या होगा। हमेशा समाज में कई लोग कहते हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियों को खुश करने के लिए धरने प्रदर्शन करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि मुझे ये बेनिफिट होगा, मेरी ये फाइल बनेगी तो मेरे नेता ये खुश होंगे। मैं तो ये कहता हूँ जो लोग अपने बिस्तर के नीचे नोट या टिकटें रख के सोते हैं, मैं अपने बिस्तर के नीचे डंडा और झंडा रख के सोता हूं कि जब भी बात आती है समाज की तो मेरा झंडा और डंडा हमेशा तैयार रहता है। क्योंकि मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा ये लगता है कि समाज के हित के लिए जब भी मुझे लगेगा कि मुझे कुछ करना है तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा। आपको
अपने सफर को शुरू किए हुए 31 साल हो गए हैं। 31 साल पहले अचानक से आपके अंदर ये प्रेरणा कहां से आई कि समाज सेवा में उतरना चाहिए, लोगों की आवाज को सरकार के पास तक पहुंचाना चाहिए, लोगों की आवाज उठानी चाहिए? देखिए, मेरे पिताजी होते थे जत्थेदार त्रिलोचन सिंह जी। वो मुझे कई बार धरने प्रदर्शनों में ले जाते थे, जैसे आतंकवाद के खिलाफ हो गया, कुछ हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कहता था, मैं अपना, उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी, मुझे ये लगता था कि मैं कुछ अलग से करूं, कि भाई अपना घूमूं फिरूं, मेरे अपना या व्यापार करूं, तो थोड़ा व्यापार की तरफ भी मेरा रुख था। मगर जिस समय 1995 में मेरे पिता की मृत्यु हुई, उनका किसी राजनीतिक तौर पे हत्या की गई, तो उसके बाद मुझे लगा मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे देश के लिए करना चाहिए। कई लोग भी आए मेरे पास कि ये बात है, आपके पिताजी इस प्रकार उठाते थे, इस प्रकार करते थे, आप भी कुछ करो। उसमें मुझे थोड़ा सा एक हिम्मत मिली और जोश आया। जब मैंने लोगों की समस्या उठानी शुरू की नौजवान सिख समाज से, तो लोगों को, मीडिया को ये लगता था ये नौजवान सिख समाज क्या करेगा, ये नौजवान है, ये तो ऐसे ही 2-4 दिन आवाज़ उठाएंगे बैठ जाएंगे। ना मीडिया छापता था उसको, ना कोई इसको अहमियत देते थे प्रशासन। जब हमने नेशनल अकाली दल का गठन किया, उसके बाद जो आवाज़ देश में क्या विदेशों में भी वो आवाज़ छाने लगी, चाहे वो पगड़ी का मुद्दा हो, चाहे वो विदेशों में कोई हमारे भारतीयों पर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा हो, चाहे हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ कोई बात हो रही हो, चाहे हमारे जवानों के कोई मुद्दा हो, या किसी प्रकार के भी मुद्दे हुए हैं, तो मैंने उस पर प्रमुख रूप से, मैंने ये नहीं देखा बारिश है, अंधेरी है या किसी प्रकार का भी है, मैंने इन मुद्दों को लेकर हमेशा तैयार रहा। और हमेशा इस चीज़ पर मैंने एक रखा कि मैं हमेशा समाज के हित के लिए कभी भी अपनी सेहत की या किसी प्रकार की भी परवाह नहीं करूंगा। जैसे आज के टाइम में किसान अपनी समस्याओं को लेकर ज्यादा परेशान है। अभी आपने पीछे देखा होगा 1-2 साल तक धरना भी चला था, तो उसमें आपका क्या रोल रहा था? देखिए, किसान और जवान ये हमारे देश में अगर खुश रहेंगे तो देश की तरक्की रहेगी। सरकार को भी चाहिए इनकी बात प्रमुखता से ले, इनकी आवाज़ सुने, इनसे बातचीत करें, क्योंकि किसान हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी हैं। जब भी देश में कभी आपदा आई है तो किसानों ने अपने भंडारे खोल दिए हैं, और उस समय किसानों ने अपने ये नहीं देखा कि हमने क्या पैसे लेने, क्या नहीं लेने, उन्होंने कोई भी ज़रूरत हुई है तो वहाँ सामान पहुँचाया है। तो इसलिए हमें चाहिए कि किसानों की जो प्रॉब्लम है, चाहे हमारे जवानों की है, इस पर सरकार कोई राजनीतिक नहीं होने दे, इसमें वो हो कि उनकी समस्या को लेकर एकजुट होकर देश और समाज कार्य करे, जिसमें हमारे देश में एक ये पता लगे कि हमारे देश का जवान और किसान हमेशा समाज के साथ, देश के साथ और देश की ताकत के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, ना कि रोडों पे खड़ा होने के उसको मजबूर किया जाए, ना कि ये मजबूर किया जाए कि वो धरने प्रदर्शन करे, क्योंकि किसान का असली काम वो है खेतों में है। अगर हमारे खेत में आज फसल रुक जाए तो आप ये देखिए क्या हालत हो जाएगी, किस प्रकार की आप महंगाई छू जाएगी, हर लोग जो बंदे हैं खाने को तरस जाएंगे। मगर किसान को ये हमें चाहिए कि किसान के लिए सरकारें हमेशा तैयार रहें, और जहां तक भी हो उनकी बात को प्रमुखता से लिया जाए। अगर आज के टाइम की हम बात करें तो जैसे ये जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है, इस टाइम स्कूलों में, कॉलेज में एडमिशन होते हैं, और जहां तक देखा जाए कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनकी आप किस प्रकार मदद करते हैं? देखिए, मैं लगभग बच्चों के मामले में हमेशा मुद्दे उठाता रहा हूँ। मैंने ये भी मुद्दे उठाए हैं कि यूनिवर्सिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर दाखिलों के लिए लगभग 1.5 लाख से 2 लाख तक बच्चा भरता है। उसके अलावा सीटें हमारे पास कम हैं, और सीटें 40-50 हज़ार सीटें या 60 हज़ार सीटें क्या करेंगी। इसके लिए हमें चाहिए कि कॉलेज बनाए जाएं। आप देखिए हमारे यूनिवर्सिटियाँ क्या हैं, हमारी नॉर्थ यूनिवर्सिटी है या साउथ यूनिवर्सिटी है, वेस्ट में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ईस्ट में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जबकि आप देखिए जो वेस्ट है वो कहाँ तक पहुँच गया है, वो द्वारका पार कर गया है, और जो ईस्ट है वो गाजियाबाद को टच कर रहा है। मगर फिर भी इस ओर सरकारें ध्यान नहीं दे रही,
और इसका जो खामियां है वो बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों के 90% 92, 95, 98% भी कई बच्चों के नंबर होते हैं, उनको कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाता। और खासकर मैं ये कहूँगा बच्चियों के लिए बड़ी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि माँ बाप के पास, कईयों के पास इतने पैसे नहीं होते। जिनके पास पैसे हैं वो तो प्राइवेट भी करा लेंगे, जिनके पास पैसे नहीं है वो बच्चियां कहाँ जाएं, वो बच्चे कहाँ जाएं। और माँ बाप ये कहते हैं कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तू जाके या तो नौकरी कर ले या तेरी शादी कर देते हैं। उस समय उस बच्ची का सपना सारा टूट जाता है जो कॉलेज जाने का। ये सरकार का फर्ज है कि हर बच्चे को वो शिक्षा मिले, वो शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है। जब 33% पे हमारा बच्चा पास होता है तो 100% की लिस्टें क्यों? आज लिस्टें कम से कम होनी चाहिए, हर कोर्स के लिए होनी चाहिए, हर बच्चे के लिए ध्यान में रख के होनी चाहिए। और इसके लिए हमें यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत है, ना कि इन आपसी विवाद कोई लेकर रोज चर्चा करने की जरूरत है। मुझे तो बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कई मीडिया में चर्चा किस बात पे हो रही है, जबकि चर्चा होनी चाहिए रोजगार के ऊपर, चर्चा होनी चाहिए शिक्षा के ऊपर, चर्चा होनी चाहिए आम लोगों की समस्या के ऊपर। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। 2-3 नेता बैठ जाते हैं, वो आपस में लड़के फिर अलग से शाम को जाकर इकट्ठे चाय पी रहे होते हैं, मगर लोगों को बेवकूफ बना जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, चर्चा में उस इंसान को भी बुलाना चाहिए जो उस मुद्दे से ताल्लुकात रखता हो। जैसे एक मैं कहूंगा कि एमसीडी का मुद्दा है तो एमसीडी का अधिकारी भी वहां पर होना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि 15 दिन बाद तुमने ये चर्चा हुई थी, इस पे क्या हल किया। अगर दिल्ली सरकार के ऊपर कोई चर्चा हो रही है, कोई मुद्दा आ रहा है, तो दिल्ली सरकार का मंत्री होना चाहिए बीच में, उससे पूछना चाहिए कि ये लोगों की समस्या थी, इस पे चर्चा हुई थी, उस पे क्या हल हुआ है। मगर इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ 2 नेताओं को बिठाकर वहां पर राजनीति होती है। और जैसे आज के टाइम में देखा जाता है कि जो ये आजकल बच्चे मोबाइल गेम्स, जो मोबाइल गेमिंग इतना बढ़ गया है, बच्चे मोबाइल खेलते हैं, इसको लेकर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं या आपने क्या कदम उठाया है बच्चों के लिए? देखिए, मैं ऑनलाइन गेमों के खिलाफ हमेशा प्रदर्शन करता रहा हूं, धरने करता रहा हूं, यहां तक के कई गेमें मैंने बंद भी कराई हैं। मगर ये गेमें ऐसी हैं बच्चों को नशा दे रही हैं। बच्चों के प्रति ये समझ लो जो एक नशा होता है अफीम, चरस, शराब का, वो तो बच्चा जाके खरीदेगा। ये आपके घर में ही इतना बड़ा नशा आ गया। आप देखिए, बच्चे से आप मोबाइल छीनिए तो बच्चा लड़ने को तैयार हो जाता है। बच्चे को ये हो जाता है कि ये मेरी गेम आगे बढ़नी चाहिए। उसके लिए वो घरों में कहीं पर आप देखते होंगे चोरी चकारी भी करता है, घर वालों पे हमला भी कर देता है। कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, कई बच्चों ने, कई परिवारों ने इस पे आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार की चीजें ऑनलाइन गेमों के ऊपर सरकार की पूरी नजर रहनी चाहिए। सरकार इस पे लगाम लगाए, वरना ये समझ लो ना तो वो बच्चा खिलाड़ी बन पाएगा, ना व्यापारी बन पाएगा, ना फौजी बन पाएगा, ना कलाकार बन पाएगा। वो बच्चे के दिमाग को इतना ब्लॉक कर दिया जाएगा जो आने वाले समय में वो हमारे देश को एक गुलामी की जरूरत नहीं होगी। वैसे ही इन गेमों से बाहर की जो विदेशी चाल है वो गुलाम करने की कोशिश कर रही है। आपके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं जिन्हें हम देख भी चुके हैं, कई गाने आपके ऊपर आ चुके हैं और अभी भी ऐसी चर्चा है कि बाकी कई और डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपके ऊपर बन रही हैं। तो आपको कैसा लगता है कि आपके ऊपर फिल्में बन चुकी हैं, गाने आ चुके हैं और भी अभी तैयारी आगे जारी है? देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, गाने बन चुके हैं, मेरे ऊपर नहीं बन चुके। जो कार्य किए हुए हैं, जो समाज के हित में कार्य किए हैं, उसके ऊपर हैं। मैं क्या हूं, मेरे जैसे परमजीत सिंह पम्मा पता नहीं कितने होंगे, मगर हमेशा क्या होता है, आप समाज के हित के लिए कुछ करते हैं, आप समाज के लिए आवाज उठाते हैं, तब आपकी आवाज उठाने वाले जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे गायक हैं, जो अच्छी चीज को पसंद करते हैं, वो लोग आगे आते हैं। उनको लगता है इस चीज को लेकर हम लोग और ज्यादा इसकी मदद करें, जो आवाज दूर तक पहुंच पाए, गाने के जरिए लोगों को पता लग पाए, डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों को पता लग पाए कि समाज की सेवा कैसे की जा सकती है, समाज के हित में कार्य कैसे किया जा सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे 3 स्टंट लग चुके हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, मगर मैंने इसको कभी नहीं लिया। मैंने हमेशा ये देखा कि मैंने समाज के हित के लिए क्या करना है। मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है,
मैं उनका भी दिल करता है कि वह छुट्टी वाले दिन घूमने जाएं, कोई समय निकालें, मगर मुझे परिवार सबसे बड़ा लगता है, मेरा देश, मेरा समाज, जिनके हित के लिए मुझे लगता है उनको मेरी जरूरत है आवाज उठाने की, तब मैं आवाज उठाने के लिए निकलता हूं। मैंने कभी ये नहीं देखा मेरे पीछे कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, मैंने ये देखा है मैंने समाज के लिए कार्य करना और करता रहूंगा। आप जैसे आंदोलन पे जाते हैं, आंदोलन करने जाते हैं, कई बार आपकी बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हो गई है, हार्ट के आप पेशेंट हैं, तो आपको कैसे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जनता के लिए मुझे अभी भी काम करना चाहिए? खुद को ध्यान में ना रखकर हमेशा आप जनता के लिए तत्पर रहते हैं, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता है? देखिए, ये लोगों से ही मिलता है, लोगों के प्यार से मिलता है, परिवार से मिलता है, क्योंकि मेरा परिवार मेरा साथ ना दे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर परिवार मेरा कहे भाई नहीं जाना, आप हमारे साथ टाइम नहीं दे रहे, लड़ पड़े या मेरे से नाराज हो जाए, तो मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा सबसे बड़ा पहला होता है, मेरा परिवार मेरा साथ दे रहा है। और दूसरी बात क्या है, जो मेरे साथ लोग होते हैं, जो समाज का प्यार मिलता है, वो उससे मुझे एक लगता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जब मैं आवाज़ उठाता हूं समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, मुझे कई फोन आते हैं, मुझे कई लोग बधाइयां देते हैं, कई मुद्दे हल होते हैं, तो मुझे लोग आशीर्वाद भी देते हैं, बातें भी करते हैं कि इस प्रकार ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि आम लोग क्या है, वो बातें तो करते हैं, मगर जब मुद्दे की बात आती है तो वो चलने को तैयार नहीं होते। कोई कहता है मेरा भाई नहीं है, कोई कहता है मेरा दोस्त नहीं है, कोई कहता है मुझे ये मुश्किल आ गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपने काम में बिजी है, वो समाज के हित में जाने को तैयार नहीं है। मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या मिलेगा? अरे ये सोचो, अगर यही चीज भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद सोच लेते, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लेना देना, तो आज देश आजाद ना होता। आज उन्होंने सत्ता को नहीं, उन्होंने फांसी को चूमा है। उन्होंने ये चूमा है कि मेरे देश को आजादी मिले, मेरा देश खुली सांस ले सके, मेरे देश की जो शक्ति है वो मजबूत हो। उन्होंने ये नहीं चुना कि मैं बच जाऊं, मैं माफी मांग के किसी प्रकार मेरी फांसी रुक जाए, नहीं। इसीलिए मैं कभी ये नहीं देखता मेरी तबीयत खराब है, मेरी सेहत पे कोई असर है। मैं ये देखता हूं कि समाज में जब आवाज उठा रहा हूं तो ये आवाज वो प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए, वो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो समाज के हित में काम करते हैं। आज फौजी ये सोच ले, यहाँ पर बर्फ है, यहाँ पर अंधेरी है, यहाँ पर बरसात है, यहाँ पर कोई तूफान है, तो मैं कैसे रक्षा करूंगा? तो हमारे देश के बॉर्डर सारे खुल जाएंगे और ये सोचिए कि क्या हाल होगा। नहीं, फौजी किसी चीज की परवाह नहीं करता। मैं बिना वर्दी का फौजी हूं। इस देश की हमारी आवाज, देश की जो शक्ति है, जो समस्या है, उसको उठाते हुए हमेशा चलाऊं, हमेशा चलता रहूंगा। आज के टाइम में जो व्यापारी हैं, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आप उनके समाधान के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो व्यापारियों को मुश्किलें आ रही हैं, कुछ ऑनलाइन आजकल ज्यादा ट्रेंड चल गया है, उससे बड़ी मुश्किल आ रही है। जो मार्केटों में सुधार नहीं हो पा रहा, मार्केटों में जाम लग जाता है, मार्केटों में इस प्रकार हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, शौचालय नहीं है, और भी कई चीजें हैं, तो उनको लेकर व्यापारियों को हमेशा सड़कों पे उतरना पड़ता है। आज मार्केट को हमें सुंदर बनाने की जरूरत है, मार्केट का व्यापार बढ़ाने की जरूरत है। अगर छोटा व्यापारी खत्म हो गया तो देश की एक रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, क्योंकि छोटा व्यापारी कई लोगों को रोजगार देता है। समाज के हित में जो बातें हैं उसको सोचते हुए वह कभी समाज के हित में दान पुण्य भी करता है, मगर कभी ऑनलाइन वाला आपको दान पुण्य करता हुआ नजर नहीं आएगा। समाज को कभी जरूरत है वो नजर नहीं आएगा, हमेशा नजर आएगा तो एक व्यापारी नजर आएगा। तो इसलिए व्यापारी को मत खत्म कीजिए, व्यापारी की समस्या को खत्म कीजिए। आपने अपने दौर से, आपने बोला कि 31 साल का आपका ये सफर रहा है, आपने पुराने टाइम में और आज के टाइम में युवाओं को कितने बदलता देखा है, व्यापार के मामले में या फिर जो आंदोलन होते हैं इन मामलों में, जैसे किसानों की समस्याएं रही हैं, आंदोलन करने पड़े, तो किन किन बदलावों को आपने देखा है? देखिए, मैंने बदलाव बहुत देखे हैं, क्योंकि बदलाव कारण क्या है, हर समय में मुद्दे का चेंज हो जाता है। पहले मुद्दे होते थे, कई लोग उठाते थे, हम लोग भी उठाते थे, तो सरकार को लगता था, नेताओं को लगता था कोई मुद्दे उठा रहा है।
अब तो गाली गलौच आ जाती दूसरी तरफ से, अब तो ये आ जाता है ये देश विरोधी है, अब तो आ जाता है कई प्रकार की हमें धमकियां आ जाती हैं, ये आवाज क्यों उठा रहा है, ये बोल क्यों रहा है। अरे भाई हम आपके लिए ही बोल रहे हैं, अगर आपको नीचे की आवाज नहीं सुनाई दे रही तभी हमारी आवाज ऊंची जा रही है, हमारी आवाज तभी आप तक पहुंचाने का जरिया है। नहीं तो लोग जब सड़कों पे उतरेंगे तब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा उनको रोकने के लिए। हम तो चाहते हैं एक पुल का जरिया बनके हम आपको और आम जनता को एक बीच में लाकर समस्या हल कराना चाहते हैं, मगर कई क्या कहते हैं ये देश विरोधी हैं, ये इस प्रकार के काम करते हैं। नहीं, हम देश के लिए हमेशा तैयार हैं, देश के हित के लिए हमेशा काम करते रहे हैं और देश के हित के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। आप आज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ा संदेश है कि आप लोग कहीं, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि जिस प्रकार के सोशल मीडिया पर कई चीजें उल्टी सीधी आती हैं उनको शेयर करने की बजाय आप लोग आम समस्या, अपनी समस्या खासकर अपने बच्चों की समस्या को शेयर कीजिए, उसकी आवाज उठाइए, उसके लिए बोलिए। आप लोग चुटकुले, आप लोग कई उल्टी सीधी चीजें तो शेयर कर देते हैं और उन लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिल जाता है जो इस प्रकार की शरारती चीजें करना चाहते हैं। जब आप अपनी समस्या को, अपनी दिक्कतों को, अपने अड़ोस पड़ोस की चीजों को उसको करेंगे, आगे जाएंगे तो सरकार भी जागेगी, सरकार को भी लगेगा ये एक तरफ से आवाज नहीं उठ रही, हर तरफ से आवाज उठ रही है, इसका हमें हल निकालना है। क्योंकि आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए कार्य करना है, आपको अपने समाज के लिए कार्य करना है। नहीं तो आने वाले समय में वही बच्चे आपको कोसेंगे कि मेरे माँ बाप क्या जहर घोल के गए इस देश में, जो आने वाले समय में हमें उसको जहर को पीना पड़ रहा है। जिस प्रकार के आज का माहौल बन गया है, जहरीला माहौल बन गया है कि कुछ पता नहीं लगता कौन बंदा क्या बोल रहा है, किस प्रकार बोल रहा है। आज हमें चाहिए कि इन चीजों से बचें और आने वाले समय में उन लोगों को आगे लाएं, उन लोगों के साथ दें जो समाज के और देश के और शिक्षा के और रोजगार के हित में कार्य कर रहा है और उनके लिए आवाज उठा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू। धन्यवाद।